मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी मित्रों के सुझाव मिले थे कि आरपीएफ के द्वारा अपनी ड्यूटी के दौरान कई बार रेलवे संपत्ति के अलावा अन्य संपत्तियों को भी जब्त किया जाता है तथा ऐसे व्यक्ति जो रेलवे संपत्ति या आरपीयूपी एक्ट यानी कि रेलवे संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम के अलावा अन्य अपराधों में संलिप्त होते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उनके डिस्पोजल में काफ़ी परेशानी आती है। उनके डिस्पोजल की प्रक्रिया और प्रोसीजर के बारे में एक बार जो है सुझाव या विचार विमर्श हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज मित्रों मैं आपके समक्ष ये टॉपिक लेकर जो उपस्थित हूँ वो यही है, डिस्पोजल ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स और सीज प्रॉपर्टी बाय आरपीएफ, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका गिरफ्तार किया गया है या ऐसी संपत्ति जिसको कि सीज किया गया आरपीएफ के द्वारा, उनका डिस्पोजल किस तरह किया जाएगा। जिसमें कई मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें रेलवे संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति भी शामिल होती हैं या रेलवे एक्ट के अलावा अन्य अपराध भी उसके अंदर संलिप्त होते हैं, या कई बार जैसे वो रेलवे एक्ट या आरपीएफ एक्ट से संबंध ना होकर अन्य अपराधों से संबंधित होता है, जिसके बारे में जो है आरपीएफ को जांच करने की या इन्वेस्टिगेशन करने की पावर से, तो उनका डिस्पोजल आप किस तरह करेंगे। तो मित्रों, इसके लिए हम जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि जो आरपीएफ है, रेलवे सुरक्षा बल है, उसका गठन जो है रेलवे संपत्ति की जो बेटर प्रोटेक्शन यानी कि उसकी सुरक्षा के लिए किया गया है, और उसके अंदर जो उसकी ड्यूटी बताई गई है आरपीएफ एक्ट के मुताबिक, टू प्रोटेक्ट रेलवे प्रॉपर्टी, पैसेंजर एंड पैसेंजर एरिया। पहले पैसेंजर और पैसेंजर एरिया नहीं था, केवल रेलवे प्रॉपर्टी था, लेकिन बाद में इसको जोड़ दिया गया। लेकिन उसके अलावा आरपीएफ को कोई नई शक्तियां प्रदान नहीं की गई। लेकिन मैं समझता हूं कि जो आरपीएफ एक्ट, आरपीयूपी एक्ट और रेलवे एक्ट में, तीनों में जो उनको जो शक्तियां दी गई हैं अरेस्ट, डिटेंशन, सर्च और सीजर की, वो उनके ड्यूटी निर्वहन या उनके कर्तव्य निर्वहन के लिए वो पर्याप्त है। तो मित्रों, 11 में उनकी जो है ड्यूटीज़ का जो वर्णन किया गया है आरपीएफ एक्ट के जो है, तो उसमें जो मेन ड्यूटी तो वही है, टू प्रोटेक्ट पैसेंजर एंड पैसेंजर एरिया। दूसरा जो आता है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। आरपीएफ को जो है पावर, आरपीएफ एक्ट के जो धारा 12 है वो आरपीएफ को बिना वारंट ऑफ अरेस्ट के अरेस्ट करने की जो है शक्तियाँ भी प्रदान करता है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जैसे रेलवे स्टेशन पर, यार्ड में, प्लेटफॉर्म पर या रेल से संबंधित अन्य क्षेत्रों में या ऑफिस में, कार्यालय में, हॉस्पिटल में ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। व्यक्ति जो है अपनी उपस्थिति को छुपाए रहता है, या वो उसकी ड्यूटी में जो रेलवे कर्मी हैं या आरपीएफ कर्मी हैं उनके ड्यूटी में बाधा करता है, या क्रिमिनल फोर्स का जो है यूज़ करता है, या वो अपनी उपस्थिति छुपाए होता है कि वो पैसेंजर एरिया और रेलवे प्रॉपर्टी के लिए खतरा उत्पन्न करता है, या लगता है कि इसके बारे में कोई वो अपराध कारित करेगा या वो चोरी उसने की है या कर सकता है। तो उन सब को प्रिवेंट करने के लिए आरपीएफ को जो बिना वारंट जो है अरेस्ट करने की पावर्स दी गई है। तो आरपीएफ उसको अरेस्ट कर लेगी, ऐसे व्यक्ति को। अब बाद में आता है प्रोसीजर क्या होगा। तो प्रोसीजर जो उसका डिस्पोजल का जो है आरपीएफ एक्ट में ही दिया गया है, जो सेक्शन 14 डील करता है, और सीआरपीसी का भी पालना करनी पड़ती है। तो उसमें उसके बारे में भी विचार विमर्श करेंगे। इसी तरह मित्रों, जो सेक्शन 13 है, पावर टू सर्च विदाउट वारंट। तो जैसे जो 12 में जो अपराध कारित करने के लिए यदि की मंशा से कोई व्यक्ति रेलवे परिसर में उपस्थित है, या उसने अपराध कारित कर दिया है, या रेलवे प्रॉपर्टी को उसने चोरी कर ली है, या युक्तियुक्त संदेह है कि वो छुपाए हुए है, या वो ऐसा कोई खतरा उत्पन्न कर रहा है, या उसके पास ऐसी कोई वस्तु है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कारित कर सकता है इन चीज़ों के बारे में, या किसी बल सदस्य या रेलवे कर्मी के विरुद्ध उसने क्रिमिनल फोर्स जो है वो किया है, तो उसको जो है उसकी सर्च ले सकता है, और उसको वारंट या किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है उस प्लेस को या और उस व्यक्ति को जहाँ पर लगता है कि उसने छुपाया है या ऐसा अपराध कारित किया है, तो वो उसकी सर्च ले सकता है। और सर्च एंड सीजर, और जो उस सर्च में कोई भी चीज़ मिलेगी तो उसको वो सीआरपीसी की पालना करते हुए उसको सीज कर लेगा, और उसकी व्यक्ति को जो है उसको डिटेन कर लेगा। तो मित्रों, कई बार प्रश्न आता है कि जो फिर उसके बाद प्रोसीजर जो सेक्शन 14 का जो फॉलो करेगा या सीआरपीसी का फॉलो करेगा, तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आरपीएफ एक स्पेशल और स्किल्ड फोर्स है। तो जो सबसे पहले उसको जो प्रावधान और पावर्स उसको आरपीयूपी एक्ट, रेलवे एक्ट या आरपीएफ एक्ट में दी गई, तो उसके मुताबिक वो डिस्पोजल करेगा। यदि उसके मुताबिक वो उन चीज़ों का डिस्पोजल नहीं कर पाता है, तो सीआरपीसी और जो अन्य कानून हैं जो लागू होते हैं सर्च, सीजर, अरेस्ट, डिटेंशन पर, उनके मुताबिक जो है हमको एक्ट करना पड़ता है, और उनके मुताबिक अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो मित्रों, अब जैसे सेक्शन 14 का प्रोसीजर फॉलो करना है, तो इसमें भी कई परिस्थिति आती है। सेक्शन 14 में सबसे पहला है कि रेलवे प्रॉपर्टी आपको मिली,
तो रेलवे प्रॉपर्टी अगर आप सीज हुई तो आरपीयू एक्ट में जो एएसआई एंड अबव रैंक के अधिकारी हैं वो ऑथराइज ऑफिसर है फॉर द पर्पज ऑफ आरपीयू एक्ट, वो उसको जांच भी कर सकते हैं, मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं, सर्च सीजर जो भी है वो सब कर सकते हैं। यदि उससे बिलो रैंक के होती है तो आरपीएफ ऑफिसर द्वारा अरेस्ट या सर्च सीजर या डिटेंशन किया गया है तो उसको अपने यहाँ जो डीओ है या उसको कॉल करके उसको बुलाएंगे या उसको पेश करेंगे, फर्द पेश करेगी, तो आगे जो है आरपीयू एक्ट की प्रक्रिया फॉलो करते हुए सीआरपीसी के मुताबिक जांच होगा। लेकिन प्रश्न ये होता है कि रेलवे प्रॉपर्टी मिली, उसके साथ कोई अन्य प्रॉपर्टी भी मिली जो कि रेलवे प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस सूरत में क्या करेंगे? तो मित्रों इसके बारे में जो है जो आरपीएफ रूल्स 44 भी इसके बारे में वर्णन करता है कि हम आरपीयू एक्ट जो रेलवे प्रॉपर्टी उसका अपन मुकदमा आरपीयू एक्ट के तहत दर्ज करेंगे और उसकी इंक्वायरी उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी है, जो सीज्ड प्रॉपर्टी है, उसके बारे में यदि उसके अगर रेलवे प्रॉपर्टी के साथ ही सीज की गई है और हमारे पास है तो हम संबंधित एजेंसी या थाने को उसकी रिपोर्ट भेजेंगे कि ऐसे ऐसे हमको ये प्राप्त हुई है और उसकी उचित कार्रवाई करें। जो भी हम कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे उसकी अपने यहाँ रोजनाम से एंट्री करेंगे और उनके यहाँ जो देंगे उनको इसके बारे में रिसीव कराएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो आप आरपीयू एक्ट दर्ज कर लेते हैं उसके साथ अन्य प्रॉपर्टी होती है तो पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती। तो ऐसी सूरत में आप सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू जो है उनके जो सुपीरियर ऑफिसर हैं, जो भी मोस्ट प्रोबेबली तो जीआरपी या स्टेट पुलिस होती है, तो उनको संपर्क करके उसके बारे में त्वरित कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो सुपीरियर ऑफिसर के कहने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि उनके ऊपर जो है रेलवे प्रशासन या आरपीएफ या सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो स्टेट गवर्नमेंट की। तो ऐसी सूरत में हमको क्या करना है? तो उसके जो अदर प्रॉपर्टी है उसको भी हम सीज करके अपने माल खाने में या उसकी प्रॉपर एंट्री करेंगे, उसको अपने यहाँ रखेंगे और कंसर्न एजेंसी को सूचना दे देंगे। तो इसमें मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा मित्रों, दिल्ली का मामला है। वहाँ पर जो रेलवे लिफ्ट्स में यूज होता है, एक पार्ट होता है मेन ड्राइव जिसकी 3-4 लाख रुपए कीमत होती है। तो 2 मेन ड्राइव जो है रेल की चोरी हुई, जिस पर आरपीएफ को मीमो मिला। आरपीएफ ने उसमें मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जब कई जगह छापेमारी की गई, उसमें टीम गठित की गई, काफ़ी लोग थे जिसके अंदर जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के जो अधिकारी थे और भी पूरी टीम थी, टीम गठित की गई क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण मामला था। तो उसमें 2 पेन ड्राइव तो जो रेल की थी, उसके अलावा कम से कम 8-10 पेन ड्राइव्स और रिकवर हुई उनके यहाँ से। तो पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने नोएडा से चोरी की है, उन्होंने गाजियाबाद से चोरी की है, ये चोरी की है, वहाँ से कई जगह उन्होंने बताया जहाँ जहाँ उन्होंने चोरी की थी। और 2 जो मेन ड्राइव थे वो रेलवे के थे, तो उन मेन ड्राइव पे उनके नंबर होते हैं। तो रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक वो 2 मेन ड्राइव आइडेंटिफाई हुए और उनको जो है एक्सपर्ट ने और जो कंसर्न कंपनी तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये 2 रेल के हैं, बाकी वो फला रेल के नहीं है और बाहर के हैं। तो कंसर्न थानों को और जहाँ जहाँ से उन्होंने बताया था उनको सूचना दी गई, लेकिन उनके द्वारा जो है इतनी त्वरित स्टेप नहीं ली जाती, इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं की जाती है। तो आरपीएफ ने पूरी प्रॉपर्टी को सीज किया और कंसर्न कोर्ट को बताया। तो उस समय जो 30 हज़ारी में कोई मजिस्ट्रेट साहब थे, उनके समक्ष पेश हुई, तो काफ़ी उन्होंने जो है इसका मजाक बनाया कि भाई ये तो बहुत तगड़ी फोर्स है, ये बहुत अच्छी फोर्स है, देखिए 2 चोरी हुआ और उन्होंने 10-12 टोटल जो है और रिकवर कर दिया। तो उस समय उनको बताया गया कि सर ये 2 हमारी हैं, बाकी अन्य जगह से चोरी। तो उस समय वो नहीं समझे, लेकिन वो सीज करके बाकी कार्रवाई उसमें अंदर की गई। बाद में जो है वो कंसर्न पुलिस थाने जहाँ जहाँ से चोरी हुई थी वो उनको सूचना दी गई थी, तो उन्होंने बाद में आके कोर्ट में जो एप्लीकेशन दी, अगर ये प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे हमारी है, ये हमको दी जाए, हमको ट्रांसफ़र की जाए। तो कोर्ट ने उनको ट्रांसफ़र की। बाद में कोर्ट ने अप्रिशिएट किया कि आरपीएफ ने जो है बहुत अच्छा काम किया है। तो मित्रों ये परिस्थिति आती है, मैंने एक उदाहरण बताया, इसमें जो ऑफिसर्स थे उनके नाम भी हैं, लेकिन अभी हाँ उनका जो है जिक्र करना ठीक नहीं है, बाद में उनको बताया जाएगा। तो आपने रेलवे प्रॉपर्टी के साथ दूसरी प्रॉपर्टी सीज की, तो आप कंसर्न जहां भी वो बताते हैं वहां आप सूचना दीजिए, कंसर्न पुलिस को सूचना दीजिए। अगर उनके द्वारा नहीं ली जाती है तो आप उसको पूरी को सीज कीजिए, कोर्ट को बताइए कि ये रेलवे प्रॉपर्टी है, ये इन एडिशन टू रेलवे प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी है जो इस तरह मिली है, जो हमने सीज की है, और इसके बारे में संदेह है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई कारित हुआ है, युक्त अप्रीहेंशन है कि वो चोरी की है या अपराध में वो जो है वो लिप्त रही है। अब मित्रों प्रश्न आता है कि रेलवे एक्ट के दौरान आपने किया है, रेलवे एक्ट हुआ, तो रेलवे एक्ट अगर कोई अपराध कारित हुआ है, जैसे कि उसने कोई
मटेरियल ले जा रहा है, कोई ऑफेंसिव मटेरियल ले जा रहा है, कोई ऑफेंडिंग मटेरियल ले जा रहा है, या उसने कोई जो भी अपराध कारित किया, उसने गेट तोड़ा, जो भी, तो आप उसमें रेलवे एक्ट में कार्रवाई करेंगे और जो सीआरपीसी की प्रक्रिया उसको अपनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन रेलवे एक्ट के साथ कई दूसरा अपराध भी कई बार कारित होते हैं, उसमें क्या करेंगे? तो उसमें भी आपको यही प्रक्रिया अपनानी है, अपना रेलवे एक्ट दर्ज करेंगे और जो दूसरा ऑफेंस हुआ उसका कंसर्न पुलिस को, और जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, तो हमारे जो स्टेशन पर या जो भी निकट है उसको हम सूचना देंगे। उनके द्वारा कार्रवाई की जाती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की जाती तो जो अगर वो व्यक्ति के साथ जो रेलवे एक्ट में हमने अरेस्ट किया, जो चीज़ है उसको, दूसरी चीज़ है उसको भी हम सीज कर लेंगे और उसके में भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो यहाँ भी मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा मित्रों, ये निज़ामुद्दीन का मामला है। निज़ामुद्दीन में किसी व्यक्ति ने जो है करेंसी नोटों को जो है बोरी में पैक करके उसको बुक कर दिया, तो वहाँ पर स्टेशन के ऊपर जैसी बोरी थी, लोगों ने उसको फाड़ा तो उसमें से नोट उड़कर फट गई और वो इधर उधर बिखरने लगे। आरपीएफ ने उसको डिटेक्ट किया तो उसको सीज कर लिया। सीज करने के बाद चूँकि हमारे जो आरपीएफ के पास बहुत ही सीमित शक्तियाँ हैं इसके बारे में, तो गिविंग फॉल्स डिक्लेरेशन जो रेलवे एक्ट के तहत होता है कि भाई जनरल गुड्स के नाम से जो है इसको करेंसी नोट्स को किया है, तो उसको सीज किया और मुकदमा दर्ज किया। तो बाद में बात उठी तो भाई कहा कि इसकी इनकम टैक्स और कंसर्न पुलिस को सूचना दी गई, इनकम टैक्स को सूचना दी गई, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आरपीएफ ने अपना उसको सीज किया और उसको जो है कंसर्न मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया और उनको एक एप्लीकेशन भी दिया कि सर इस तरह जो है हमारा रेलवे एक्ट का इस तरह बनता है, और बाकी इसके बारे में संदेह है कि ये जो भी इसके अपराध की में है या हवाला की है या जो भी है, तो इसमें इनकम टैक्स और उनको सूचना दी गई है, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। तो उसमें जो है कंसर्न जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पुलिस को नोटिस दिया और उन्होंने उनकी जांच की और जो रेलवे एक्ट का था उसका डिस्पोजल करके उनको जो है करेंसी नोट्स और जांच वगैरह जो उनको दी गई, और उन्होंने जो भी कार्रवाई की होगी उसके बाद में जो है क्या उसका रिजल्ट रहा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमको रेलवे एक्ट के साथ जो है वो है, तो उसमें निज़ामुद्दीन में उस समय जो ऑफिसर्स थे वो सब जानते हैं इस बात को कि उस तरह हुआ। तो मित्रों इसी तरह रेलवे एक्ट। अब एक और कंडीशन आती है कि आपने सेक्शन 14 के लिए कि आपने जो है सेक्शन 13 में जो है और सेक्शन 12 में अरेस्ट और सर्च किया, तो खाली प्रॉपर्टी मिलती है, यानी कि उसमें ना तो रेलवे प्रॉपर्टी है, ना उसमें रेलवे एक्ट आकर्षित होता है, प्रॉपर्टी है विच इज़ नॉट कंसर्न विद रेलवेज, वो दूसरी प्रॉपर्टी है, उसका डिस्पोजल कैसे करेंगे? तो मित्रों उसके लिए आपको जो है सेक्शन 14 के मुताबिक कंसर्न पुलिस को आप डिटेल रिपोर्ट देंगे, किन किन परिस्थितियों में वो प्रॉपर्टी आपने सीज की है, कैसे कैसे उसके बारे में युक्त संदेह, और रिपोर्ट की एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे और एक रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारियों को भी उसके बारे में भेजेंगे और उसके द्वारा वो कार्रवाई की जाएगी जो भी कंसर्न स्टेशन है। इसी तरह खाली व्यक्ति के बारे में युक्त संदेह, उसमें कोई रेलवे एक्ट नहीं है, कोई आरपीपी एक्ट नहीं है, लेकिन पर्सन है, उसने कोई ऐसा लगता है कि उसने युक्त कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर आरपीपी एक्ट और रेलवे एक्ट, तो उसमें भी आप डिटेल रिपोर्ट देंगे किन किन परिस्थितियों में अरेस्ट किया, उसको क्या उससे मिला, क्या उससे नहीं मिला, कोई ऑफेंसिव आर्टिकल्स मिले कि नहीं मिले, कोई आर्म्स एम्युनिशन मिला नहीं, या जो भी मिला हो, और उसको रूल 43 जो है आरपीएफ का एक्ट का गवर्न करता है, उसके तहत आप उनको सूचना दे देंगे। अब मित्रों आता है कि पर्सन विद प्रॉपर्टी है, कोई भी व्यक्ति है जिसको आपने सेक्शन 12 में अरेस्ट किया और सेक्शन 13 में उसके पास से प्रॉपर्टी भी मिली, लेकिन वो ना तो रेलवे प्रॉपर्टी है और ना ही वो रेलवे एक्ट में कवर होता है, तो उसमें आप दोनों चीज़ों को जो है उसको पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे, प्रॉपर्टी को आप सीज करेंगे और व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट करके उनको कंसर्न जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसके समक्ष पेश करेंगे, डिटेल रिपोर्ट उसकी देंगे कि इन परिस्थितियों में हमने किया है। मित्रों यहाँ मैं बताना चाहूँगा जो भी आप कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे उन सब का जो है पत्राचार की कॉपी आपको अपने पास रखनी है तथा डीडी एंट्री करनी है, यानी कि रोजनामचे में उनकी प्रविष्टि अवश्य करनी है। अब मित्रों आगे प्रश्न आता है कि कई बार जो है आपने पर्सन और प्रॉपर्टी उनको दिया लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, या जैसे आपने सूचना दी गई कि यूपी एक्ट के साथ ये कार्रवाई हुई है लेकिन उनके द्वारा और आपकी ये प्रॉपर्टी है उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, या जैसे कि आप रेलवे एक्ट बनता है आपने रेलवे एक्ट में किया और दूसरा ऑफेंस बनता है या दूसरे आर्टिकल से उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसमें हम क्या करें?
अब चूंकि सेक्शन 14 में हम ऑथराइज्ड हैं अरेस्ट एंड डिटेंशन के, बिना सर्च वारंट और बिना उसके, तो हम करेंगे तो निश्चित रूप से डिस्पोजल भी करेंगे, और उसमें हमको जो लोकल एजेंसी है, स्टेट एजेंसी है कंसर्न, उसको हमको देना है। और उनके बाद अगर कार्रवाई नहीं की तो आप सबसे पहले तो अपने उच्च अधिकारियों का अवगत कराएंगे, उनकी बात करेंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो स्टेट एजेंसी है या स्टेट पुलिस है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसका डिस्पोजल आगे क्या करेंगे, कैसे कराएंगे, उसको नतीजे पर कैसे ले जाएंगे। तो मित्रों, उसके जो प्रावधान हैं वो आपका आरपीयूपी एक्ट, रेलवे एक्ट, उसके और जो सेक्शन 14, सेक्शन 12, सेक्शन 13, इसके अलावा आपको सीआरपीसी के जो प्रावधान है फिर उनको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उनके चूंकि आप लिखित रिपोर्ट तो दे ही चुके हैं, तो जैसा कि उस आप एफआईआर दर्ज कराते हैं 173 बीएनएसएस में, या पहले जो 154 था, तो उसमें आप लिखित रिपोर्ट देते हैं एसएचओ को, तो उसको आपने रिपोर्ट तो दे चुके हैं। लेकिन अब जो जो प्रावधान है बीएनएसएस में कि अगर वो लिखित रिपोर्ट में या आपकी जो प्रेषित की गई रिपोर्ट जैसे सेक्शन 14 की उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर आप जो है अपने उच्च अधिकारियों को बताने के अलावा आप जो अगर वो कामयाब नहीं होते हैं तो फिर आप ये करेंगे, तो आप एक उसका जो है रजिस्टर्ड डाक से कंसर्न उनके जो एसपी हैं या कमिश्नर हैं या जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के, उनको आप रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे, और डाक जो है रजिस्टर्ड डाक की जो रसीद अपने पास रखेंगे, और वो फिर उसके बाद निश्चित रूप से कुछ ना कुछ डिस्पोजल तो होगा। लेकिन लगता है कि उसके बाद भी वो डिस्पोजल नहीं होता है या कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो अगर आरपीयूपी एक्ट और रेलवे एक्ट है तो वहाँ आप जाते हैं तो उसमें आप प्रेयर कर ही देंगे कि इसके बारे में जो है ये कार्रवाई करें। लेकिन आरपीयूपी एक्ट और रेलवे एक्ट नहीं है, केवल अदर ऑफेंसेज हैं या अदर प्रॉपर्टी है, तो फिर आप जो है पुराना सेक्शन जो सीआरपीसी का है 156 सब क्लूज 3 156(3), अभी जो 175(3) है, उसमें आप कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इस तरह जो है एक लिखित रिपोर्ट भेजी गई थी आरपीएफ एक्ट सेक्शन 14 में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर कंसर्न एसपी को या कमिश्नर को दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर वो जो आपको जो एप्लीकेशन देंगे या जो परिवाद देंगे, उसके ऊपर जो है मजिस्ट्रेट उनसे रिपोर्ट तलब करेंगे कि आपने क्या कार्रवाई की, बताइए। यदि नहीं की है तो उनको आज्ञा देंगे कि इसमें आप मुकदमा दर्ज करिए, या जो भी यथोचित कानून अनुसार कार्रवाई होगी वो मजिस्ट्रेट, कंसर्न मजिस्ट्रेट द्वारा उसमें दी जाएगी। तो उसका आप डिस्पोजल इस तरह कर सकते हैं। इसमें मित्रों एक बात बताऊं कि नई दिल्ली में इसी तरह एक मामला जो है दीपावली के टाइम का था। उसमें चांदी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको जो है बुक करा दिया गया था जनरल गुड्स करके। तो उसमें जो आईपीएफ साहब थे, इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने डिटेक्ट किया टीम ने, और डिटेक्ट करके वही रेलवे एक्ट में जब्त किया। और वो भी चूँकि वो काफ़ी करोड़ों की संपत्ति थी तो काफ़ी उसमें हंगामा हुआ, लेकिन कंसर्न पुलिस या इनकम टैक्स ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर फिर वो उसको पेश किया गया मजिस्ट्रेट के समक्ष, और उसमें ये प्रेयर की गई। तो उनके द्वारा फिर डायरेक्शंस दी गई कि जो है इसमें आगे फर्दर स्टेप्स लिए, तो उन एजेंसी के द्वारा लिया गया। यही मित्रों एक सवाल किसी मित्र ने मेरे पूछा है कि आरपीएफ कब जो है फायर ओपन कर सकती है फॉर काजिंग डेथ, और या ऐसा कोई मामला हुआ है क्या। तो मित्रों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आरपीएफ जो रूल है 246 सब रूल 1, उसमें ये प्रावधान है कि यदि आपको रेलवे फॉर प्रोटेक्टिंग रेलवे प्रॉपर्टी एंड पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी और पर्सनल सेल्फ डिफेंस और फॉर डिफेंस ऑफ योर कलीग यू कैन ओपन योर फायर, यानी कि रेलवे संपत्ति और अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए आप जो है फायर खोल सकते हैं। जो अपनी जान माल से मतलब है कि आप अपने साथी के लिए, अपने कलीग के लिए, यदि उसके ऊपर ऐसा कोई खतरा मंडरा रहा है, जीवन संकटापित है और उसको बिना फायर किए नहीं चलाया, तो आप फायर खोल सकते हैं। उसके अपने नियम है कि फायर हवाई फायर करेंगे, लगाएंगे, तो उन सब में डिटेल में जानेंगे, लेकिन आप खोल सकते हैं। ऐसा मामला एक सकूर बस्ती में हुआ था। सकूर बस्ती में फूड ग्रेन खड़ी हुई थी, कुछ जो अनसोशल एलिमेंट्स थे उन्होंने वो जो फूड ग्रेन के जो पैकेट थे उनको गिरा लिया। वहाँ पर एक नाला भी था। 3 हमारे एक हेड कांस्टेबल, 2 जवान थे शायद, तो उन्होंने उनको ललकारा, डिटेक्ट कर लिया वो, लेकिन वो 5-6 थे, वो 2-3 ही थे। तो वो लोग उन पर जो है वो उनको ललकारा, तो हमारे जो एक कांस्टेबल था उसको उन्होंने नाले में गिरा लिया और उसको पानी में डुबोने लगे। तो उसने चिल्लाया कि भाई मुझे बचाओ, एक वार्निंग की दिया कि भाई आप इसको छोड़ दीजिए, लेकिन वो नहीं माने। तो आरपीएफ के जो हेड कांस्टेबल साहब थे उन्होंने फायर किया और उसकी वहाँ डेथ काज हो गई। हालांकि वो रेलवे प्रॉपर्टी को भी बचा लिया गया और जो बल सदस्य था उसको भी बचा लिया गया। और बाद में जो है जो आईजी साहब थे उन्होंने जो है उनको रिवार्ड भी दिया और
काफ़ी अप्रिसिएशन लेटर और वो किया। तो मित्रों ये फायर खोल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो इससे बचना चाहिए, क्योंकि बाद में इसकी जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है और काफ़ी इसमें जो है पूरे सबूत होते हैं। कंसर्न पुलिस के द्वारा भी उसकी जो है इंक्वेस्ट रिपोर्ट और वो कंसर्न एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, तो उसमें खामियां होने पर जो है दंड के भागी भी हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है, एक लास्ट ऑप्शन होता है, तो उसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। मित्रों ये जो सब जो कार्रवाई है, इसका सबसे बड़ी जो बात ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि जो भी आप कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे उसका एक रिकॉर्ड पोस्ट पर अवश्य रखेंगे, और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स या सबमिट करेंगे तो उसको जो है डीडी एंट्री करेंगे। तो मित्रों जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य अपनी राय व्यक्त करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।